और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से पहली बड़ी खबर, आवास लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी के साथ साथ लाभार्थियों को चाबी भी मिल गई है। सीएम ने बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में किश्त भेज दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 39,000 आवास लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए चाबी मिली है। कुछ लोग जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं। आज गरीबों को आवास मिल रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगहों पर आवास मिले हैं। इसी के साथ साथ गरीबों को जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार से पहले आवास योजना बनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने योजना लागू नहीं की थी। 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला। 5 साल में 45 लाख गरीबों को आवास दिया गया। जिसके पास जमीन नहीं, उसे जमीन उपलब्ध कराई गई। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र में मौजूद थे। सोनभद्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में की। साथ के साथ 39,000 लाभार्थियों को घर की चाबी दी गई। बेटियों की भ्रूण हत्या की शिकायतें तो आती थी, लेकिन कन्या सुमंगला योजना या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम क्यों नहीं लागू हो पाया? कारण साफ है, वे केवल जाति वर्ग के आधार पर समाज को बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके आपको योजनाओं से वंचित करना चाहते थे। और यही कारण है कि वे कभी भी अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक शासन की व्यवस्था को नहीं चला पाए। और यही कारण है कि आजादी के 75 वर्ष का जब महोत्सव पूरा देश आयोजित कर रहा है, तो पूरे देश के अंदर केवल हर व्यक्ति की जबान पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है, इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि आजादी के बाद पहली बार ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को योजनाओं का लाभ मिला। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्राप्त हुआ। तो लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं, यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू ही नहीं किया था, और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास उपलब्ध कराया है, जिसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। सोनभद्र दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने की जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत। 575 करोड़ की 233 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया। हर वंचित का हक दिला करके रहेंगे, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। आज अच्छे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की भी सुविधा है। छात्रावास से गए बच्चे अधिकारी बन रहे हैं। जनजातीय बच्चों को उत्तम शिक्षा दी जा रही है। पिछली सरकारों ने जनजातीय समुदाय की उपेक्षा की। और मैं यहां के जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग से इसी बारे में कहूंगा कि जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, वनाधिकार कानून के संशोधन के फलस्वरूप जिस भी व्यक्ति को यह अधिकार मिलना है, समयबद्ध ढंग से एक मिशन मोड में इन वादों का निस्तारण करते हुए बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से अधिकार उन्हें देने की आवश्यकता है। और मेरा तो ये मानना है कि यहां पर हम कुछ ऐसे सेंटर भी खोलें। मैं यहां पर सेवा समर्पण संस्थान से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे संस्थान खोलें, क्योंकि यहां पर वन औषधियों की खान भी है। यहां पर तमाम प्रकार से हम लोग इको टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं। हम अपने
इन जनजातीय समुदाय से ही कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ें। यूपी उपचुनाव कारण बीजेपी ने घोषित की उम्मीदवारों की लिस्ट। मैनपुरी से रघुराज शाक्य को टिकट मिला है। रामपुर से आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया गया है। खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट मिला है। रघुराज शाक्य कल नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मैनपुरी से रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है। खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है और रामपुर से आकाश सक्सेना को टिकट दिया गया है। तीनों ही महत्वपूर्ण सीटें और तीनों ही सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होगा। रामपुर सीट पर अभी समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी की ओर से आकाश सक्सेना को खड़ा किया गया है। आकाश सक्सेना वही जिन्होंने आजम खान पर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। तो खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट मिला है और ये तीनों महत्वपूर्ण सीटें हैं। रघुराज शाक्य कल नामांकन करेंगे। रघुराज शाक्य का सीधा मुकाबला डिंपल यादव से है। आकाश सक्सेना का मुकाबला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से होगा, जो कि अभी तय नहीं किया गया है। रालौद से मदन भैया हैं उम्मीदवार और बीजेपी से है राजकुमारी सैनी। तो मदन भैया पर पहले से ही आरोप लग रहे हैं, दबंगई के भी आरोप लग रहे हैं उन पर, और ये कहा गया है कि बाहर से आए हैं वो। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, ये देखने वाली बात। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। क्या इस बार अखिलेश यादव घर से बाहर निकल कर के आएंगे? बहरहाल हमने नामांकन में देखा था कि वो घर से बाहर निकले भी, उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के नामों के ऐलान के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे 3 प्रत्याशी जीतेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले तीनों उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा प्रत्याशियों के लिए, अब क्या तैयारी है जब आप प्रत्याशी के लिए आप लोगों ने चयन कर लिया है? नहीं, अभी नामांकन का समय है और पार्टी के चयन की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को चयन नहीं करना जी, एक पूरी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के आधार पर ही निर्णय होते हैं। पार्टी ने बहुत आपस में बातचीत करके सामूहिक नेतृत्व की प्रणाली पद्धति भाजपा में है। हम लोगों ने नीचे से लेकर जिला मंडल अपने सभी कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से बातचीत करके केंद्रीय चुनाव समिति ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आज तीनों नाम घोषित किए हैं। तो हमारे पार्टी में आपस में सहमति के आधार पर हम लोगों ने निर्णय किए हैं और मुझे विश्वास है कि सारे कार्यकर्ता मिलकर हम सब लोग, हमारा पूरी तैयारी है पार्टी की। हम लोगों ने अपने संगठन का काम पूरा कर लिया है और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, चाहे मैनपुरी लोकसभा हो, चाहे रामपुर विधानसभा हो, चाहे खतौली विधानसभा हो। निश्चित रूप से भाजपा बड़े अंतराल के बाद चुनाव जीतेगी। रघुराज शाक्य की बात करेंगे मैनपुरी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आते हैं, सांसद भी रह चुके हैं। डिंपल यादव हैं, उनकी पुत्रवधू नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। क्या स्ट्रेटजी है? क्या माना जा रहा है कि शिवपाल यादव के ऊपर जो तमाम बातें होती थी, चुनाव में भी देखा गया था कि उनको बी टीम भी बोला जाता था भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने इस नामांकन के बाद भी चुप्पी बात हुई थी। आप कल नामांकन में भी नहीं दिखे थे, तो कैसे देखते सर? ये उनके पारिवारिक विषय है। शिवपाल जी बहुत सीनियर नेता हैं समाजवादी पार्टी के और पार्टी के विकास में, पार्टी के संगठन को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान है। उनके कोई विषय रहे होंगे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का उनका है, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। वैचारिक रूप से हमारे उनसे कोई समन्वय नहीं। वो उनके परिवार का विषय। अखिलेश जी को उन्हें उस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, उनका परिवार का विषय है। सवाल, पिछले चुनाव में देखा था हमने, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे उपचुनाव की बात करेंगे, आजमगढ़ रामपुर की, अखिलेश यादव निकले नहीं थे। इसका आरोप भी लगाया था। उनकी सहयोगी पार्टी थे राजभर, ओम प्रकाश राजभर। इस बार उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो क्या लगता है कि ये राजभर की नजदीक एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आती दिख रही है कि उनका मन खिन्न हो चुका है अखिलेश यादव से? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ गठबंधन में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अखिलेश जी से उनकी दूरी जग जाहिर है
और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बड़े दलों को अपने गठबंधन के साथी सहयोगियों को समेट के रखना, उन्हें साथ रखना, ये उनकी जिम्मेवारी है। अखिलेश जी उसे पूरा नहीं कर पाए। अखिलेश जी ना अपने गठबंधन साथियों को साथ रख पाए, ना अपने परिवार को साथ रख पा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र चौधरी जी, बताया था कि जनता के बीच गए हैं, जनता की नब्ज टटोली है, जनता के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिता के, तीनों उपचुनाव जिता के एक बार फिर से जनता के बीच में जाएंगे। कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। और मैनपुरी में उपचुनाव का रण है। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम शामिल है। 7वें नंबर पर शिवपाल यादव का नाम है। डिंपल यादव के लिए करेंगे शिवपाल यादव। तो तमाम सवाल पूछे जा रहे थे समाजवादी पार्टी से कि शिवपाल यादव किसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, क्या वो साथ दिखाई देंगे या फिर नहीं। लेकिन आप देखिए कि मान मुनव्वल के बाद, बातचीत के बाद शिवपाल यादव लगता है मान गए और इसलिए स्टार प्रचारकों में उनका नाम भी शामिल है। बहरहाल जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे समाजवादी पार्टी पर कि शिवपाल यादव किसके साथ हैं, उन सवालों का जवाब अब मिल गया है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ है और किन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी का साथ देने की हाँ हुई है शिवपाल की ओर से, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। और इसी के साथ साथ अब शिवपाल यादव के लिए भी एक धर्म संकट जरूर है कि वो अपने करीबी रहे रघुराज शाक्य के बारे में अच्छा बोलेंगे या फिर डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे। तो तमाम परिस्थितियां आगे देखने को मिलेंगी। एक मंच पर चाचा भतीजा को शायद एक बार फिर से देखा जाए। दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। मैनपुरी से बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया और इसे लेकर न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए रघुराज शाक्य ने कहा है कि गुरु की विरासत पर शिष्य का पहला हक होता है। और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। मैनपुरी लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए रघुराज सिंह शाक्य जी हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ वन इंडिया पर। रघुराज जी, सबसे पहले क्या प्रक्रिया, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ी लड़ाई। ये मैं पहले तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों डिप्टी सीएम जी को और पूरे प्रदेश के नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। कम से कम इस सेवक पर विश्वास करने का काम किया है कि जनता की, मैनपुरी की जनता की सेवा में भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं, गांव से निकल के आए हैं, बेटा मुलायम सिंह के शिष्य हैं। अखिलेश अगर बेटे तो रघुराज शाक्य मुलायम सिंह का शिष्य भी है। जितना बेटे को अधिकार होता है उतना ही शिष्य को होता है, और शिष्य को शायद ज्यादा होता है, तो मेरा उतना ही अधिकार है। वो कह रहे हैं ये विरासत की जंग है और सहानुभूति की लहर जो है इस समय डिंपल यादव के साथ है, ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह जी के शिष्य थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत पैतृक संपत्ति में मिलती है, राजनीति में विरासत नहीं मिलती है। राजनीतिक विरासत प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता देने का काम करती है। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। शिवपाल यादव जी कहते हैं कि चापलूसों की मंडली से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव, असली समाजवादी मैं हूं। यहाँ जंग समाजवादी की है या फिर जो है विचारधारा की? देखिए, अगर ये स्थिति नहीं होती, नेताजी का अपमान नहीं किया होता, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े नेता थे। वो धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे गए। उन्होंने हम जैसे लोगों को कितने लोगों को पौधे लगाए उन्होंने, लेकिन इन्होंने पौधों को काटने का काम किया है अखिलेश जी ने। क्योंकि हम लोग निकल के आए, जनता के बीच में रहे, इस उम्र में 2 बार MP MLA जैसे सदन देखने का काम किया। ये जनता से बड़ी, हम लोग तो जनता की पूजा करते, सेवा। राज्य शिवपाल जी के आप बेहद करीबी रहे हैं, क्या इस बार भी शिवपाल जी का आपको सहयोग मिलेगा? हर गुरु चाहता का हमारा शिष्य आगे बढ़े, हर एक नियम रहा है। जब उसका शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को एक खुशी होती है। हम नेताजी के, क्योंकि नेताजी तो हमारे राजनीतिक गुरु से बढ़ के स्थानीय भगवान थे एक तरह से। कर्म भूमि में विरासत की जंग हो रही है ना। कर्म भूमि में अखिलेश यादव कह रहे हैं ये नेताजी की विरासत के हम दावेदार हैं, शिवपाल कह रहे हैं हम दावेदार हैं, आप कह रहे हैं मैं तो चेला हूं, असली दावेदार तो मैं हूं। तो जंग तो दावेदारों की। मैं भी जसवंत नगर विधानसभा, मैनपुरी लोकसभा का वोटर हूँ। मैं भी जसवंत नगर का निवासी हूँ। जसवंत नगरी विधानसभा में मुझे भी 1,51,000 जिताने का काम किया था।
अभी तक कोई नहीं जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये थे रघुराज सिंह शाक्य जी, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि मैं नेताजी का शिष्य हूं और शिष्य को अपने गुरु की विरासत में हक है, और अगर ये विरासत की लड़ाई है तो उस विरासत में सबसे पहला दावा उसके शिष्य का बनता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के शिष्य मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने उनकी विरासत को हथियाया, और कहीं ना कहीं मैं भी उनका शिष्य हूं मुलायम सिंह यादव का, और उन्हीं के नाम पर मैनपुरी की जो विरासत है उसको जीत कर वापस आऊंगा। तो ये थे रघुराज सिंह शाक्य, जिन्होंने जीत के दावे किए और अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला, सीधे तौर पर कहा कि शिवपाल सिंह यादव के साथ नाइंसाफी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सहनी और सहयोगी रजत के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, इटावा। मैनपुरी में बीजेपी से लोकसभा उपचुनाव को लेकर रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी को प्रत्याशी मैदान में उतारना था और उतार दिया है, लेकिन मैनपुरी की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। नेताजी के बाद ये पहला चुनाव है और सपा से डिंपल यादव उम्मीदवार है। मैनपुरी के लोग बीजेपी को जवाब देंगे। किसी न किसी को आना था, आज आ गए। इन चीज़ों का या बीजेपी उम्मीदवारी का कभी भी मैनपुरी के लोगों ने के ऊपर कोई असर कभी पड़ा नहीं, और इस चुनाव में भी नहीं पड़ने जा रहा है। और ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद पहला चुनाव है, और उम्मीदवार जहाँ डिंपल जी हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी के लोग बीजेपी को जवाब देंगे और डिंपल जी को ऐतिहासिक देखिए। गोरखपुर जिले में गोरखपुर महोत्सव कराने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कमिश्नर सभागार में आज बैठक कर रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव को लेकर जहां बाहर से कलाकारों को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, वहीं कमिश्नर ने अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा है कि प्रदेश स्तरीय, मंडल स्तरीय स्थानीय कलाकारों को विशेष तहजीब देने की जरूरत होती है। वहीं कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि स्थानीय स्तर के अंदर छुपी प्रतिभा को प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं और हमें प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की सोच रही है कि स्थानीय कलाकारों को पहली महत्वता दी जाए। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में बंधक बनाकर के रेप का प्रयास किया गया। किशोरी के चिल्लाने पर पुलिसकर्मी पहुंच गए और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केजीएमयू के टॉयलेट में बंधक बनाकर के रेप का प्रयास किया जा रहा था। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आरोपी के मरीज का मेडिकल इलाज अब कई दिनों से चल रहा था, ये निकल करके सामने आया है। और इसी के साथ साथ मेडिकल इलाज के साथ साथ अब पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है। मरीज की देखरेख के लिए आरोपी मेडिकल कॉलेज में ही रह रहा था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों ने जमकर हंगामा कर दिया। गंगानगर आईएमटी विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से आक्रोशित होकर हंगामा किया। आपको बता दें कि विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उन्हें फेल करने का आरोप लगाया है और साथ ही ये भी कहा कि विश्वविद्यालय के ऐसे कदम से वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। जालौन में बुजुर्ग महिला की सिर कुचल करके हत्या कर दी गई है। जानवरों के बाड़े में हो रही महिला की हत्या और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। डकोर कोतवाली इलाके के कठुओंदा गांव का पूरा मामला है। पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की, वृद्ध महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। कुछ सुराग भी मिले हैं। महिला अकेले घर में रहती थी, अंदर से उन्होंने घर लॉक कर रखा था अपना, और जब सुबह उनका नाती उनको उठाने आया, तब जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पीछे वाले घर से उन्होंने देखा और एंटर की,
तब उन्होंने देखा कि उनकी दादी की डेथ हो रखी है। कुछ सुराग वहाँ पे मिले, फील्ड यूनिट की टीम को, पुलिस को सूचना मिली। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यजदान बिल्डर्स के अवैध इमारत ध्वस्तीकरण के मामले में बिल्डिंग के कब्जेदारों ने याचिका दाखिल की है। सोमवार को ही याचिका दाखिल करने के बाद कब्जेदारों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया। हालांकि याचिका के पेश होने तक सुनवाई कर रही पीठ के पास समय नहीं बचा था, लिहाजा पीठ ने सुनवाई मंगलवार के लिए तय कर दी है। याचिकाओं के अधिवक्ताओं ने अनुरोध किया कि मंगलवार तक एलडीए को ध्वस्तीकरण से रोक दिया जाए। इस पर कोर्ट ने रात में बिल्डिंग नहीं गिराने का मौखिक आदेश दिया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।